नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन महा मैराथन रिवीजन क्लास के अंदर पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक भी दे दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है? पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पौधा जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले पे आता है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण ग्रह के बाद आखिरी ग्रह है वरुण। तो यहाँ पर सही क्रम आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? शनि, अरुण और वरुण। ऑप्शन डी में सही क्रम दिख रहा है दूरी के क्रम में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और पवन ऊर्जा, इनमें से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पठारी महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किस अधातु में विद्युत का चालन होता है? कभी प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्युत की चालक अधातु कौन सी है? तो अधातु में अगर आपसे पूछा जाए चालक विद्युत की, तो ग्रेफाइट बताना है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा साथियों? वृष्टि हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? तो बूंद प्रणाली से, ड्रिप सिस्टम जो होता है उससे वर्ष जो जल रहता है उसका सबसे ज्यादा संरक्षण होता है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो यहाँ पर कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 940:1000 है। 940:1000 है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण प्रतिफल किसका है? जैविक तत्व का है, सही है। भौतिक तत्व का है, सही है। अजैविक तत्व का है, सही है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी दे रखा है किसी स्थान का जीवी घटक, सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगी साथियों? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, यह इकोसिस्टम की सही परिभाषा रहेगी। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है साथियों? मालाबार कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? प्रोटीन है, रक्त है, उत्तक है या फिर कोशिका है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो हरा सोना किसको कहा जाएगा? कृषि को, वन को, कॉफी को या इनमें से कोई नहीं? तो हरा सोना वन को कहा जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक या मार्च से मई तक? तो साथियों याद रखना है रबी की फसल जो है
वो सर्दी में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से या छत्तीसगढ़ से? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है, क्यों है? क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है रात्रिचर है क्या, उड़ता है इस कारण से स्तनधारी है क्या, शाकाहारी है इस कारण से स्तनधारी है क्या, या बच्चे देता है इस कारण से स्तनधारी है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, इस कारण से वह स्तनधारी कहा जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण की बात हुई है, तो विज्ञान शिक्षण को अगर अधिक प्रभावी बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेंगे। इस कारण से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 रतन जोत का दूसरा नाम क्या है? तो रतन जोत का दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों? जेट्रोफा हो जाएगा। विकल्प ए इसका सही जवाब रहेगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? तो विटामिन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी? रेतीली मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो कपास के लिए याद रखना है साथियों, काली मिट्टी उपयुक्त रहेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा। इसलिए राइट क्रम, जो सही क्रम जो है वो ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? घरों की नालियों का गंदा पानी क्या गैसीय अपशिष्ट है? नहीं है। बी दे रखा है सब्जी तथा फलों के छिलके क्या गैसीय अपशिष्ट है? नहीं है। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा क्या गैसीय अपशिष्ट है? नहीं है। लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है यह गैसीय अपशिष्ट कहलाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है, वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकेल? तो साथियों क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 26 की ओर। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको बताना है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। और पैरामीशियम का जो आकार रहता है किसके समान रहता है? तो चप्पल के समान इसका आकार रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य नहीं है। उत्तराखंड, राजस्थान क्या पड़ोसी राज्य है? नहीं है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो यह जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो लद्दाख है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। सृजनात्मक लेखन का है, चित्र पठन का, प्रदर्शन का है, हस्तपरक गतिविधि का है? तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक कैसा है? हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो हमें बताना है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है?
तो इसके लिए डीडीटी का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 32 की ओर। मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृत जीवी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर रहते हैं, पशुओं पर रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, या फिर मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं? तो याद रखना है साथियों, मृत जीवी जीव जो रहते हैं वो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है, या यूट्रिफिकेशन कहलाता है? तो साथियों याद रखना है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रोजन का सूक्ष्मजीवी विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। विकल्प सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में है, या असम में है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्न में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक पर्वतारोही को अपने साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ले जाना जरूरी है? स्लीपिंग बैग जरूरी है, ऑक्सीजन किट आवश्यक है, कंबल आवश्यक है, या टार्च आवश्यक है? तो याद रखना है साथियों, एक पर्वतारोही को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन किट की आवश्यकता रहेगी, इसलिए विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा, सेरोलॉजी, अर्नियोलॉजी, या डेंड्रोलॉजी? तो छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है, लोहा का है, या आयोडीन का है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी रहेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखनऊ, ऑप्शन बी है चंदौली, सी है वाराणसी, डी है अहमदाबाद? तो किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंदौली, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए सुखाया जाता है, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए सुखाया जाता है, या फिर उनमें से धूल को हटाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है साथियों, कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पहले सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर से नमी पूर्ण तरीके से हट जाए और अचार खराब नहीं हो, इस कारण से सुखाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं साथियों? कवक होते हैं, शैवाल, विषाणु, या जीवाणु? तो मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस नोबेल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? आर्गन की, रेडान की, हीलियम की, या जेनान की? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा साथियों? जरा कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? जब कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो कौन सा भाग दान करता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, या काचा द्रव? तो नेत्रदान में कार्निया भाग दान किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्या कहलाता है? तो सहभोजी कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले नाम जो आता है वो पैरासीटामोल का आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है? बांग्लादेश के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, या इजराइल के साथ?
तो भारत ने बांग्लादेश के साथ जल संरक्षण हेतु एक समझौता किया है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो होते हैं शुद्ध व मिलावट रहित होते हैं, उनको दिया जाता है, गलत है। अगला है प्रोटीन समृद्ध होते हैं, उनको दिया जाता है, गलत है। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, उनको दिया जाता है, गलत है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? सुनामी को कहा जाता है, समुद्र को का, या फिर ज्वालामुखी या ओजोन परत को? तो याद रखना है साथियों, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रश्न संख्या 50 है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है, छोटी आंत से, उदर से, या बड़ी आंत से? तो जब पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो उदर से बताना है। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो भोजन का पूछा जाए तो मुख से बताना है। ये चीज आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? तो यह एड्स के परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए एड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न को, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाएगा? सुंदरवन को, अमेजन वन को, हिमालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है साथियों, पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वन को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, या फिर एल्यूमिनियम है? तो याद रखना है भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। विकल्प डी हमारा सही जवाब रहेगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होगा? मसाला उत्पादन से होगा, फल उत्पादन से होगा, दुग्ध उत्पादन से, या पेट्रोलियम उत्पादन से? तो याद रखना है सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वह फल उत्पादन से हो जाएगा। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या फार्मिक अम्ल? तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व उष्मायन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, निम्न में से कौन एक कारक है? पेड़ पौधों से निकली गैसें, बी है वाहनों से निकली गैसें, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी है रसोई गैस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विश्व उष्मायन के लिए कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस एक कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मनुष्य के सुनने की जो सीमा है वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, अरस्तु की, या रॉबर्ट हुक की? तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है, या तपेदिक है? तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 61, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए, अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम दूरी पृथ्वी सूर्य से कब होती है, तो न्यूनतम दूरी याद रखना है साथियों 3 जनवरी। 3 जनवरी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या महाराष्ट्र है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का गुजरात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी तट से रेखा वाला जो राज्य है कौन सा है, तो छोटी तट रेखा वाला राज्य आपको गोवा बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63,
किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण कौन सा हो जाएगा? बैरोमीटर होगा, अमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा या ऑक्जेनोमीटर होगा। तो याद रखना है साथियों, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण हाइग्रोमीटर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की हुई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? 1952 में, 1955, 1953 या 1954? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? 1952 में शुरू हुई। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े को, वक्र को, यकृत को या आमाशय को? तो रासायनिक कारखाना यकृत को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसका नाम क्षोभ मंडल है। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो होगा वो जुकाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है स्कूल परिसर के बाहर शिक्षा, बी दे रखा है स्कूल परिसर के बाहर मनोरंजन, सी है व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव, डी दे रखा है कठिन परिस्थिति में सीखना। तो भ्रमण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सही कथन नहीं है? पहला दे रखा है यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, सी है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, डी है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पर आपको बात क्या बताना है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? ये आपको बताया, ब्राजील में हुआ था, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में या रूस में? तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? तो पोनम कहा जाता है। राइट आंसर विकल्प सी के साथ रहेगा। निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? यहाँ पर कायांतरित शेल का उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेनाइट होगा, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर? तो कायांतरित शेल का जो उदाहरण रहेगा वो संगमरमर रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मृदा का, लेटराइट मिट्टी का, काली मिट्टी का या जलोढ़ मिट्टी का? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है? कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है? तो सनबर्ड पक्षी जो है वह घोंसला बनाते समय जोड़े में काम करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, आर्गन का, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का? तो सबसे कम जो है वो किस गैस का प्रतिशत रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम कितना होता है? तो यह 0.03% होता है। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो साथियों याद रखना है, सुनामी शब्द जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो ऑप्शन बी चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है।
ये क्या है, यह क्या हो जाएगा, बीजांड है ये छोटी छोटी रचनाएं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें पूछी जाएगी, एक तो वसा में पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा जल में। तो ये दोनों चीजें आपको नोट कर लेना है। वसा में अगर पूछा जाए तो आपको एक शब्द याद रखना है, वसा में पूछा जाए तो कीड़ा याद रखना है, KEDA। KEDA मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर वसा में पूछा है तो वसा में विटामिन कौन सा घुलनशील हो जाएगा, विटामिन ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस कारण से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जल में पूछा जाए तो एक शब्द याद रख लीजिए, BC, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपघटित पदार्थ किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो याद रखना है साथियों, अपघटित पदार्थ जो है वो किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो यह मृदा में उपलब्ध हो जाते हैं। राइट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। समाज की लघु इकाई, समाज की लघु इकाई किसे कहा जाता है, मित्र को कहा जाता है, समूह को, परिवार को या व्यक्ति को। तो समाज की लघु इकाई परिवार को कहा जाएगा। राइट आंसर विकल्प सी के साथ रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 84। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर रहेगा। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन राइस जो है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86। बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 20 मार्च को, 29 अगस्त को, 29 जुलाई को या 19 नवंबर को। तो बाघ दिवस राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा कौन सा प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, जल तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो जलीय तथा कीटभक्षी पौधा यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 89। पर्यावरण असंतुलन का कारण है। पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ये इसका कारण रहेगा। बी विकल्प दे रखा है भौतिकवादी सोच, तो ये भी इसका कारण रहता है। भोगवादी प्रवृत्ति, तो यह भी इसका कारण है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना, महिला सशक्तिकरण या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है, तो गैसों का गोला शनि ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी शनि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। टिहरी बांध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, असम का या महाराष्ट्र का। तो बिहू याद रखना है साथियों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बिहू असम का लोक नृत्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है, ओसिन, केरोटिन या किरेटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किरेटिन पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। वेनिस में हुआ था, दिल्ली में, टोक्यो में या वीना में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वीना में हुआ था पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 2 मई को, 30 मई को या 31 मई को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा की, गुजरात की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। नागफनी जिसको कैक्टस कहा जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तने में होता है, पत्तियों में होता है, कांटों में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 99। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सा यौगिक था? तो इसका राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है या विषाणु है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने मैराथन रिवीजन क्लास, ये आपका सेकेंड पार्ट था, इसमें हमने 100 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और इसके सारे पार्ट भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। 15-15 क्वेश्चन के 28 पार्ट लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, EVS की शानदार तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।